नमस्कार प्यारे बच्चों। समाजशास्त्र के इस वीडियो लेक्चर में मैं विनोद कुमार, प्रवक्ता समाजशास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सजुमा कैथल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक हमने लिया है कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र के अध्याय 3 सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन से बहुत ही महत्वपूर्ण उपविषय है हमारा आज का जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। मनुष्य अपने जीवन में जाति के प्रभावों का सदैव अनुभव करता रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो जाति व्यवस्था की पहुंच बहुत अधिक गहरी है। हालांकि शिक्षा के प्रसार के साथ जाति की पकड़ सामाजिक व्यवस्था पर ढीली होती जा रही है, किंतु हम पूर्ण रूप से अभी भी ये नहीं मान सकते कि हमारा समाज जाति व्यवस्था के प्रभावों से अछूता है। कुछ लोग जाति व्यवस्था के अनेक लाभ गिनवाते हैं, जबकि कुछ लोग जाति प्रथा के कट्टर विरोधियों में से अपने आप को शामिल करते हैं। जाति व्यवस्था मनुष्य के जीवन को प्रत्येक पल घेरे रहती है। व्यक्ति गांव में अपनी जाति से ही पहचाना जाता है। जो व्यक्ति की जाति है, ग्रामीण समाज में उसकी परिस्थिति भी तय करती है। हालांकि यह बात अलग है कि परिस्थिति को तय करने के कुछ अर्जित पैमाने भी होते हैं, जिनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। जाति व्यवस्था प्यारे बच्चों एक बहुत ही जटिल और विचित्र व्यवस्था है। इस व्यवस्था की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस बारे में विभिन्न विद्वानों में मतभेद पाए जाते हैं। जाति सदा से ही एक परिवर्तनशील संस्था रही है और इसकी उत्पत्ति के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। विभिन्न भारतीय और विदेशी विद्वानों ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में अपने अपने सिद्धांतों का विवरण दिया है। उनमें से कुछ चुनिंदा सिद्धांतों को हम आज चर्चा करेंगे। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो परंपरागत सिद्धांत है। परंपरागत सिद्धांत जो है वह जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। इसको ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति का जो स्रोत है वो वेद, शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियाँ और धर्मशास्त्र है। अर्थात ये जो सिद्धांत है आपका, वो मुख्य रूप से वेद और शास्त्र, उपनिषद और विभिन्न प्रकार की स्मृतियों की यदि मैं बात करूं तो आपने मनुस्मृति के बारे में सुना होगा, एक याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में सुना होगा। इस प्रकार की तमाम स्मृतियों में और अन्य धर्मशास्त्रों में भी जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। लगभग 18 धार्मिक ग्रंथों में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के परंपरागत सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मणों का जन्म ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों का ब्रह्मा की भुजाओं से, वैश्य लोगों का ब्रह्मा के उदर अर्थात पेट से और शूद्रों का जन्म जो है वो चरण कमलों से हुआ है। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैंने चारों वर्णों की रचना उनके गुण कर्म के आधार पर की है। मनुस्मृति में जाति उत्पत्ति का कारण प्रतिलोम विवाह और वर्ण संकरता को माना गया है। प्यारे बच्चों, विवाह के आमतौर पर 2 प्रकार होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको पहले से ही बता देता हूं। एक प्रकार का जो विवाह है जिसका उल्लेख जो है धर्मशास्त्रों में मिलता है, जिसको अनुलोम विवाह कहते हैं, और दूसरे प्रकार का जो विवाह है जिसको हम समाजशास्त्र में प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह जो है वह
दो प्रकार के विवाह होते हैं। प्रतिलोम विवाह को हाइपोगैमी कहते हैं इंग्लिश में, और अनुलोम विवाह को हाइपरगैमी कहते हैं। तो विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम इन दो विवाहों के बारे में, जो कई बार बच्चों का बड़ा इसमें भ्रम हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह में वो सदैव भ्रमित रहते हैं, तो पहले इस शंका का निवारण किया जाए। और इससे संबंधित प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र में जो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह है वो सदैव महिला की परिस्थिति को ध्यान में रख करके किए जाते हैं, यानी कि स्टेटस ऑफ विमेन है इसमें, वो महत्वपूर्ण रहता है। और समाजशास्त्र में महिला और पुरुष का जो प्रतीक है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये पुरुष का प्रतीक है, और जो सर्कल है वो महिला का प्रतीक है। आमतौर पे इस तरह के आपको चिन्ह हैं वो मिलते हैं दर्शाने में। यदि मैं अनुलोम विवाह के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मैंने जो है वो त्रिभुज का जो निशान है वो ऊपर रखा है और महिला का जो सर्कल का स्थान है वो नीचे रखा है। यहाँ इस स्थिति से जो है वो महिला की परिस्थिति को दिखाने की बात कर रहा हूँ कि जब एक निम्न वर्ण की महिला उच्च वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है तो ऐसे विवाह को हम अनुलोम विवाह समाजशास्त्र में कहते हैं। अर्थात जो निम्न जाति की कन्या है वो उच्च जाति के वर का वर्ण करती है तो वो अनुलोम विवाह कहलाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि जो महिला है वो अपने से निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती है तो उसको हम प्रतिलोम विवाह है वो कहते हैं। तो ये बिल्कुल आपने ध्यान रखना है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। जो महिला की परिस्थिति जो है वो उच्च होती है और पुरुष की परिस्थिति यदि निम्न है तो वो प्रतिलोम विवाह है, और महिला जो है उसका वर्ण निम्न है और पुरुष का वर्ण जो उच्च है तो यह अनुलोम विवाह कहलाता है। तो यहाँ कई बार अनुलोम और प्रतिलोम विवाह में अंतर पूछ लिया जाता है, कई बार इनकी परिभाषा या इनका अर्थ पूछ लिया जाता है। तो यहाँ आपने बिल्कुल भी इस बात से जो है वो कन्फ्यूजन है आपका, इससे दूर हो जाना चाहिए। बिल्कुल भी आपने कन्फ्यूज इसमें नहीं होना है। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के बारे में मैं फिर से एक बार इसको दोहरा देता हूँ। जब निम्न वर्ण की कन्या है वो उच्च वर्ण या उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं, और जब उच्च वर्ण की कन्या या उच्च जाति की जो कन्या है वो निम्न वर्ग के पुरुष से विवाह करती है तो उसे हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो ये बिल्कुल आपने ध्यान रखना है इसका। तो मनुस्मृति जो है वो ये बात कहती है, परंपरागत सिद्धांत की हम बात कर रहे थे कि जाति की उत्पत्ति का जो कारण है वो प्रतिलोम विवाह है, और प्रतिलोम विवाह के परिणाम स्वरूप जो वर्ण संकरता आई है, जो रक्त का मिश्रण हुआ है, उसके कारण जो है वो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। महाभारत और गीता में भी जाति की उत्पत्ति का कारण जो है वो वर्ण संकरता को बताया गया है। तो इस प्रकार से जब हम जाति के परंपरागत सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि परंपरागत सिद्धांत जो है हमारा वो मुख्यतः हमारे धर्मशास्त्रों पर आधारित है। और धर्मशास्त्रों में मैंने जो कि कुछ चुनिंदा नाम आपको लिए, जिसमें से वेद हैं, अन्य शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, स्मृतियां हैं और कुछ अन्य धर्मशास्त्र जो जिनकी की बाद में रचना हुई है। कुल मिलाकर के ऐसे 18 धर्मशास्त्र हैं जिनमें इस सिद्धांत के बारे में आपको बताया गया है। और ये जो सिद्धांत है वो आपका जो है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के समकक्षी है, और ये मानता है कि प्रतिलोम विवाह के कारण और वर्ण संकरता के कारण जाति की उत्पत्ति हुई है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब भी कोई सिद्धांत बनता है तो उस सिद्धांत की जो है वो आलोचना भी है वो विभिन्न विद्वानों के द्वारा की जाती है, क्योंकि कोई भी जो सिद्धांत है उसको हम 100% रूप से सही नहीं मान सकते। तो इस सिद्धांत की भी बहुत से विद्वानों ने जो है आलोचना की है। तो परंपरागत सिद्धांत की आलोचना की यदि हम बात करें तो आलोचक ये बात कहते हैं कि यह जो सिद्धांत है वो वर्ण की उत्पत्ति की बात करता है, न कि जाति की उत्पत्ति की। वर्ण की उत्पत्ति का सिद्धांत है ये, न कि जाति का। तो जाति की उत्पत्ति की बात नहीं करता। ये कहते हैं कि इस सिद्धांत में जो बात बताई गई है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का, भुजाओं से क्षत्रियों का, उदर से वैश्यों का और चरण कमल से शूद्रों का जन्म हुआ है, तो यह केवल वर्ण व्यवस्था की बात करता है। ये यहाँ कहीं भी जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का
उल्लेख नहीं है, और वर्ण व्यवस्था जो थी वो पूर्णतः कर्म पर आधारित थी, लेकिन जाति व्यवस्था जो है वो हमारी जन्म से आधारित है। इसके अतिरिक्त ये सिद्धांत कहता है कि वर्तमान वैज्ञानिक और तार्किक युग में, आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है, तर्क का युग है, व्यक्ति जो है इसमें क्यों, क्या और कैसे के युग में जो जीवन है वो यापन कर रहा है। कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से विभिन्न जाति के लोगों की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये जो सिद्धांत है वो अवैज्ञानिक है और अतार्किक है, ऐसा आलोचकों का मानना है। तो जो ये सिद्धांत है इसकी दूसरी जो है वो आलोचना है वो ये है कि ये जो है अवैज्ञानिक व अतार्किक सिद्धांत है। तो यहाँ रैशनैलिटी नहीं है इसमें, और ये साइंटिफिक नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा इसमें बताया गया है। इसके बाद जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को प्रकट करने के लिए विभिन्न धर्म ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार की बात की गई है, और जब सिद्धांत जो है वो एक किसी मत को नहीं मानता, तो एक मत को यदि नहीं मानता है तो उसको स्वीकार है वो किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता। यानी कि आलोचक ये कहते हैं कि वेद में जो है वो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित भिन्न मत प्रकट किया गया है, मनुस्मृति में भिन्न है, याज्ञवल्क्य स्मृति में भिन्न है, उपनिषद में जो मत है वो भिन्न है। तो जब तक सिद्धांत स्वयं ही एक मत नहीं है तो एक रूपता का इसमें जो है वो अभाव है, आप ऐसे कह सकते हैं। एक मत या एक रूपता का जो है, एक रूपता का अभाव है, ऐसी भी इसकी आलोचना है वो आलोचकों ने की है। इसके अतिरिक्त प्रतिलोम विवाह और वर्ण संकरता से ही नई जातियों की उत्पत्ति हुई है, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आलोचक कहते हैं कि इस प्रकार की उत्पत्ति के लिए अलग अलग कारकों का जो है वो योगदान रहा है। तो यहाँ यदि हम बात करते हैं तो परंपरागत सिद्धांत की यदि हम बात करते हैं तो वेद, शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियाँ, अनुलोम प्रतिलोम विवाह के बारे में हमने जाना, आलोचना भी इसकी जो है हमने करी। इसके बाद यदि हम जाति व्यवस्था के अगले सिद्धांत की बात करें तो अगला जो हमारा सिद्धांत है वो प्रजातीय सिद्धांत है। तो प्रजातीय सिद्धांत की बात करते हैं, जो रेशियल थ्योरी है ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम की, तो उसके सिद्धांत की यदि हम बात करते हैं तो इस सिद्धांत के विद्वानों की मान्यता है कि इसका उद्गम जो है वो प्रजातीय भिन्नता और प्रजातीय मिश्रण के कारण हुआ है। तो दूसरा जो हमारा प्रमुख सिद्धांत है वो है प्रजातीय सिद्धांत। तो यहाँ बिल्कुल गौर करने वाली बात है कि प्रजातीय जो भिन्नता के कारण ये जो विद्वान है, इस सिद्धांत के समर्थक विद्वान है, वो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को मानते हैं। इस प्रकार के जो विद्वान हैं जो ऐसा मानते हैं प्रजातीय भिन्नता और प्रजातीय मिश्रण के कारण जाति की उत्पत्ति का, इसमें जो इनके प्रमुख समर्थकों में जो है वो घुर्ये हैं, गोविंद सदाशिव घुर्ये हैं, जिनके बारे में आप पहले के व्याख्यानों में सुन चुके हैं। रिजले हैं, सर हर्बर्ट रिजले हैं, इनका भी जो है भारत में जाति व्यवस्था पे बड़ा काम है। मजूमदार है, डी.एन. मजूमदार, ये भी इस सिद्धांत के समर्थकों में से है। और एक जो है वो N.K. दत्ता है। तो N.K. दत्ता, घुर्ये, रिजले और मजूमदार जो है वो इस प्रजातीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में से है। इन विद्वानों का ये मानना है कि जाति व्यवस्था की जो उत्पत्ति है वो विभिन्न प्रजातियों के भिन्नता और प्रजातियों के मिश्रण के कारण हुई है। रिजले जो है वो कहते हैं कि प्रजाति मिश्रण और अनुलोम विवाह को जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना जाता है। उनका मत है कि जाति प्रथा जो है वो आर्यों की देन है। आर्य लोग जब भारत में आए तो अपने साथ अपनी सामाजिक व्यवस्था को भी लेकर के आए। रिजले का ये मानना है कि आर्यों का समाज जो है वो पहले से ही 4 भागों में बटा हुआ था और उन 4 भागों में स्त्रीकरण पाया जाता था। वो अपनी व्यवस्था जब यहाँ लेकर के आए तो उन्होंने यहाँ आने के बाद यहाँ के जो मूल निवासी थे द्राविड़ लोगों को उन्होंने पराजित किया, और पराजित करने के कारण उनमें यानी कि आर्यों में एक श्रेष्ठता का भाव है वो विकसित हो गया, अर्थात वो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग गए। और आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों की लड़कियों से विवाह स्थापित किए, क्योंकि वो अकेले आए थे, उन्हें अपने घर गृहस्थी को बचाने के लिए यहाँ स्त्रियों की आवश्यकता थी। और इस प्रकार से अनुलोम विवाह है वो प्रारंभ हुआ, किंतु बदले में उन्होंने आर्य लड़कियों के विवाह द्रविड़ लड़कों से करने पर रोक लगा दी, अर्थात प्रतिलोम विवाह जो है वो उन्होंने निषेध कर दिया। और जब उनकी स्त्रियों की आवश्यकताएं पूरी हो गई तो उन्होंने अनुलोम विवाह भी यहाँ पे बंद कर दिए। जब कभी भी अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के नियमों की
अवहेलना हुई और इस प्रकार के विवाहों से जो संतान उत्पन्न हुई उसको वर्ण संकर संतान कहा गया। और इस प्रकार के जो उत्पन्न समूह को एक नवीन जाति का नाम दिया गया। और इस प्रकार से उन 4 समूहों में जो आर्यों के साथ आए थे, उसके अतिरिक्त आर्यों और द्राविड़ों के वैवाहिक संबंधों से जो नया समूह बना, इसके अतिरिक्त जो वर्ण संकर संतानों का नया समूह बना, उन समूह से एक नई जाति का दर्जा है वो दिया गया, ऐसा रिजले ने माना है। और इस प्रकार से जातियों की संख्या में रिजले कहते हैं कि निरंतर वृद्धि होती गई और विभिन्न समूहों में वर्ग भेद भी इसके बाद आरंभ हो गया। रिजले ये कहते हैं कि प्रजाति संघर्ष ने अनुलोम विवाह को और अनुलोम विवाह ने प्रजातीय मिश्रण को बढ़ावा दिया। घुरिये कहते हैं, घुरिये ने भी रिजले के प्रजातीय सिद्धांत को स्वीकार करते हुए आर्य और अनार्यों के प्रजातीय और सांस्कृतिक संपर्क से जाति प्रथा की उत्पत्ति मानी। यानी कि जीएस घुरिये ये कहते थे कि आर्यों के यहाँ आने से जो उनसे प्रजातीय संपर्क हुए, जो उनकी सांस्कृतिक संपर्क हुए, उनसे जो जाति है व्यवस्था की जो भावना है वो आगे बढ़ी। रक्त शुद्धता की भावना के कारण भी आर्य और अनार्यों में कई प्रकार के उच्च और निम्न समूह बन गए। इसी प्रकार का जो कुछ मत है वो मजूमदार का है। मजूमदार कहते हैं कि विभिन्न प्रजातीय समूहों के पारस्परिक संपर्क, सांस्कृतिक संबंधों के कारण भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों का निर्माण हुआ और ये सभी समूह जो है वो अंतर्विवाही समूह बन गए। अंतर्विवाही समूह प्यारे बच्चों वो समूह होता है जो लोग अपने समूह से बाहर विवाह नहीं करते। जिस प्रकार से जाति जो है वो एक अंतर्विवाही समूह है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी जाति में ही विवाह करना पसंद करता है, अपनी जाति से बाहर के विवाह को समाज है वो मान्यता नहीं देता है। और वो अंतर्विवाही समूह जो थे वो दूसरे प्रजातीय समूह के प्रभाव से अपने समूह को बचाना चाहते थे और इस तरह से वो अपनी प्रजातीय विशुद्धता और नस्लीय शुद्धता, सांस्कृतिक एकता की रक्षा भी करना चाहते थे। तो मजूमदार का ये मानना है कि इस तरह से जो है जाति प्रथा की उत्पत्ति है वो आगे बढ़ी। तो यानी कि यहाँ जो जिन विद्वानों का हमने जिक्र किया है, घुरिये का हमने जिक्र किया है, रिजले का जिक्र किया है, मजूमदार का जिक्र किया है, अनके दत्ता के भी कुछ ऐसे विचार थे कि ये जो विद्वान है और जो प्रजातीय जो सिद्धांत है, प्रजातीय सिद्धांत ये मानता है कि विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण से, उनके प्रजातीय तत्वों और उनके सांस्कृतिक तत्वों के मिश्रण से जो नवीन समूहों का निर्माण हुआ है, उन समूहों ने आगे चल करके या कालांतर में जाति प्रथा का रूप लिया है। ये हम इस सिद्धांत के सार रूप में कह सकते हैं। हर सिद्धांत के जो आलोचक है वो होते हैं, इस सिद्धांत के भी कुछ आलोचक है जिन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना है वो की है। इस सिद्धांत के आलोचक है वो ये कहते हैं कि जाति की उत्पत्ति में प्रजाति का मिश्रण एक बड़ा कारण रहा है, किंतु इसका एकमात्र कारण जो है वो प्रजातिक मिश्रण और सांस्कृतिक संपर्क ही नहीं है। तो सबसे बड़ा जो बात इन्होंने कहते हैं कि जाति की उत्पत्ति जो है, जाति की उत्पत्ति के अन्य कारण भी हैं। ये बात जो है इस सिद्धांत के आलोचक सबसे बड़ी कहते हैं कि जाति की उत्पत्ति के अन्य कारण भी है। केवल और केवल हम इस आधार पे आगे नहीं बढ़ सकते कि प्रजातीय मिश्रण और सांस्कृतिक तत्वों के मिश्रण से ही जाति की उत्पत्ति हुई है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। सबसे महत्वपूर्ण तर्क जो आलोचक इस सिद्धांत की आलोचना में देते हैं वो ये देते हैं कि यदि प्रजातीय मिश्रण से जाति की उत्पत्ति हुई है तो प्रजातियों का मिश्रण तो विश्व के विभिन्न भागों में हुआ है, लेकिन जाति की उत्पत्ति भारत में ही क्यों हुई? ये बहुत बड़ी बात इन्होंने जो है वो कही है। तो ये जो कहते हैं कि प्रजातीय मिश्रण है, विभिन्न प्रकार की नस्लें हैं, विभिन्न प्रकार की रेसिज हैं, वो दुनिया के विभिन्न भागों में संपर्क में आती रही है, किंतु प्रजातीय मिश्रण से जाति का जन्म केवल भारत में ही क्यों हुआ? प्रजातीय मिश्रण जो है, प्रजातीय मिश्रण संसार भर में, किंतु जाति भारत में ही क्यों? ये सबसे बड़ा तर्क है इस सिद्धांत के आलोचकों का। इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण तर्क भी देते हैं। अटन जो है वो भी इस सिद्धांत के आलोचनाकार हैं। वो कहते हैं कि प्रजातीय भेदभाव के आधार पे अनुलोम विवाह पर तो प्रकाश डाला जा सकता है, किंतु जाति
की उत्पत्ति पर इस बात से प्रकाश है वो नहीं डाला जा सकता। तो यहाँ हट्टन ये बात कहते हैं कि प्रजातीय भेदभाव है जो वो उससे जाति की उत्पत्ति पर प्रकाश है वो नहीं डाला जा सकता। तो प्रजातीय सिद्धांत जैसा कि अभी आपको बता चुके हैं प्रजातीय मिश्रण की बात करता है, लेकिन इस सिद्धांत की जो आलोचना है वो भी समय समय पर हुई है, और जब आलोचना हुई है तो आलोचकों के जो तर्क है वो सुनने के बाद ही हम इसका सटीक विश्लेषण कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त और अन्य सिद्धांतों पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो है जाति प्रथा की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांत की यदि हम बात करें तो इस सिद्धांत के जो प्रमुख, जिनको हम कहें कि सिद्धांतवेता है या जिन्होंने इसका समर्थन किया है, वो है होकार्ट हैं एवं सेनार्ट हैं। ये दो विद्वानों के नाम हैं। होकार्ट और सेनार्ट जो है वो जाति प्रथा के धार्मिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो होकार्ट का क्या मत है? होकार्ट ये कहते हैं कि धार्मिक क्रियाओं और कर्मकांडों के कारण ही जाति प्रथा का उद्गम हुआ है। प्राचीन भारत में धर्म का अत्यधिक महत्व था। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। धार्मिक और शासकीय दोनों ही कार्यों का वह प्रधान था। धार्मिक कार्यों की अभिव्यक्ति यज्ञ, हवन और देवताओं की बलि चढ़ा करके दी जाती थी। इन कर्मकांडों को करने वाले विभिन्न समूह जो थे, जो ब्राह्मण मंत्रोच्चारण का काम करते थे, हवन करते थे, माली पुष्प लाते थे, नाई जो थे वो हजामत का काम करते थे या निमंत्रण देने का काम करते थे। और इन विभिन्न सामाजिक समूहों की जो पवित्रता थी वो समाज में उच्च या निम्न थी, और यह स्थिति समूह के सदस्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही थी और आगे चल करके यही जाति व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित हो गई या समाज में रच बस गई। इस प्रकार से होकार्ट का ये मानना था कि धार्मिक क्रियाएं हैं वही जाति व्यवस्था का कारण बनी है। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ होकार्ट के जो मत है वो थोड़े थोड़े वर्ण व्यवस्था से भी मिलते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, वो ऐसा माना जाता था कि राजा जो है वो उसके मुंह से जो निकले हुए वचन हैं वो ईश्वरीय या देवीय शब्द हैं, और उसे ही लगभग सभी कार्यों के करने की मुख्यतः जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई थी। और तमाम प्रकार के क्रियाकलाप जब भी हवन, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि होते थे तो उसमें जो विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले लोग थे वो भिन्न भिन्न थे। जैसे कि बताया गया कि ब्राह्मण मंत्रोच्चारण का काम करते थे, पुष्प लाने का काम माली का होता था, और उस पर मुंडन इत्यादि का जो भी काम होता था वो नाई का होता था, या लोगों को निमंत्रण देना जो है वो उसका काम होता था। तो यहाँ लगभग होकार्ट का जो मत है वो धार्मिक क्रियाकलापों से जाति की उत्पत्ति को ये लोग मानते हैं। इसके अतिरिक्त सेनार्ट हैं। सेनार्ट क्या करते हैं कि सेनार्ट होकार्ट के सिद्धांत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि भोजन, विवाह और सामाजिक सहवास के जो निषेध थे वहाँ से जाति प्रथा की उत्पत्ति है वो हुई है। सेनार्ट का मत है कि पारिवारिक पूजा और कुल देवता को चढ़ाए जाने वाले भोजन जो है वो जाति प्रथा का विशेष आधार बने हैं। भोजन में भिन्नता और निषेधों के कारण ही जाति प्रथा का जन्म हुआ है। एक देवता को मानने वाले जो लोग हैं, एक देवता को मानने वाला जो समूह है वो अपने एक पूर्वज कुल देवता को विशेष प्रकार का भोजन है वो चढ़ाता है और उस भोजन को दूसरे समूह से निषिद्ध रखता है। परिणाम स्वरूप सेनार्ट का ये मानना है कि इसी से जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई है। यानी कि होकार्ट और सेनार्ट के जो मत हैं वो थोड़े से इसमें चेंज करते हैं। थोड़ा सा सेनार्ट होकार्ट से आगे बढ़ते हैं। होकार्ट जहाँ धार्मिक कर्मकांडों को जाति प्रथा की उत्पत्ति मानते हैं, वहीं सेनार्ट जो है, सेनार्ट उसमें भोजन और धार्मिक कर्मकांडों के अतिरिक्त विवाह और सामाजिक सहवास के निषिद्धों को और जोड़ते हैं। तो ये लोग जो है वो धर्म के आधार पे जाति प्रथा की उत्पत्ति मानते हैं। इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई है। इसकी आलोचना का भी हम जिक्र करेंगे कि किस आधार पे आलोचकों ने इस सिद्धांत की जो है वो आलोचना की है। तो आलोचकों का मत भी जरूर है वो जानना है ताकि हम सिद्धांत का तार्किक विश्लेषण कर सकें। आलोचक ये कहते हैं कि होकार्ट और सेनार्ट जो हैं वो जाति की उत्पत्ति के लिए धर्म को ही उत्तरदायी मानते हैं, और धर्म को उत्तरदायी मानने के कारण उनका जो ये सिद्धांत है वो एकांगी है, एक पक्षीय है, केवल एक ही पक्ष को देखता है, जबकि जाति प्रथा की उत्पत्ति का एक ही कारण नहीं हो सकता।
आलोचक कहते हैं कि इस सिद्धांत में अन्य पक्षों की अवहेलना की गई है। सेनाट के द्वारा जाति प्रथा की उत्पत्ति को जितना सरल बताया गया है, आलोचक कहते हैं कि उससे जाति प्रथा की वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है। तो ये सिद्धांत जो है, जो धार्मिक सिद्धांत इन्होंने दिया है, ये वैज्ञानिकता से परे है आलोचकों की राय में। सेनाट ने सामान्य पूर्वज की कल्पना करके जाति और गोत्र में भ्रम पैदा कर दिया है। अर्थात जो एक सामान्य पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानते हैं वो लोग, जिसको सामान्य भाषा में गोत्र कहते हैं, और गोत्र जो है वो जाति व्यवस्था के अंदर ही एक उपव्यवस्था है। यहाँ आलोचकों का तर्क है कि सेनाट के द्वारा एक पूर्वज से उत्पत्ति मानने का सिद्धांत दे करके जाति और गोत्र में भ्रम की स्थिति है वो पैदा कर दी गई है। ये सिद्धांत ये बात प्रकट नहीं करता कि विभिन्न जातियों में विवाह और खान पान के प्रतिबंध क्यों पाए जाते हैं, उसके कारण के ऊपर ये सिद्धांत है वो मौन है। इस सिद्धांत से ये बात भी प्रकट होती है कि जो दोनों ही विद्वान थे, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जो थे, होकार्ट और सेनाट जो थे, उन्होंने स्वयं जाति प्रथा का अध्ययन नहीं किया था, जबकि संभवतः उन्होंने मठों में संपन्न किए गए कर्मकांडों का अध्ययन करके और केवल बौद्ध धर्म के अंदर जो होने वाले कर्मकांडों का अध्ययन करके ही जाति की उत्पत्ति को दर्शाने की कोशिश की है, जिसको हम सर्वत्र लागू नहीं कर सकते। तो इस सिद्धांत पे बात करने के बाद हम कुछ अन्य सिद्धांतों पे भी बात करें। जाति प्रथा के परंपरागत, प्रजातीय और धार्मिक सिद्धांतों पे बात करने के बाद हम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करते हैं, जो कि है व्यावसायिक सिद्धांत। जैसा कि आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, व्यावसायिक सिद्धांत के प्रमुख अग्रदूतों में नेस्फील्ड का इस सिद्धांत के प्रतिपादन में बड़ा योगदान है। द हेलमन और इबेटसन प्रमुख है। ये तीन विद्वान हैं, रॉबर्ट नेस्फील्ड, द हेलमन और इबेटसन। इन्होंने इस सिद्धांत का जो समर्थन है वो किया है, यानी कि ये जो लोग हैं वो जाति प्रथा की उत्पत्ति जो है वो किसी व्यवसाय से मानते हैं। और नेस्फील्ड की एक बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, कई बार परीक्षाओं में भी आ जाती है, केवल जमा 2 में नहीं बल्कि ऊपर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये परिभाषा पूछ ली जाती है, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ये रॉबर्ट नेस्फील्ड का कहना था कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नेस्फील्ड जो है वो जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए व्यवसाय को जिम्मेदार मानते हैं। इन लोगों ने जाति प्रथा के प्रजातीय और धार्मिक सिद्धांतों की आलोचना की है और ये व्यवसाय को जाति प्रथा की उत्पत्ति का एक आधार मानते हैं। ये कहता है कि जिन लोगों ने अपने आप को एक जाति घोषित किया वो व्यवसाय के आधार पर किया, और समाज में कुछ व्यवसायों का स्थान जो था वो उच्च था, जबकि कुछ व्यवसायों का स्थान जो था वो निम्न था। जो व्यवसाय अपेक्षाकृत उच्च स्थान रखते थे उन्हें पवित्र माना जाता था, और जो निम्न स्थान वाले व्यवसाय थे उन्हें अपवित्र माना जाता था। और इन व्यवसायों को अपनाने वाली जाति जो है वो इन व्यवसायों के कारण समाज में उच्च और निम्न है वो मानी गई। तो ये जो है वो नेस्फील्ड का कहना था। द हेलमन का जो मानना है वो ये है कि प्रत्येक व्यवसाय का जो है वो अपना एक तकनीकी ज्ञान होता है। जिस तरीके से एक किसान जो है वो अपने पुत्र को खेती के बारे में बारीक ज्ञान देते देते 10-20 वर्ष की उम्र होने तक उसे बहुत ज्ञान दे देता है, तो व्यावसायिक ज्ञान अन्य व्यवसायों में भी होता है। और व्यावसायिक ज्ञान जो था लोगों ने वो अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही समूह के लोगों को दिया, अपने समूह के लोगों से बाहर उन्होंने वो ज्ञान है वो नहीं दिया। और इस प्रकार से उन लोगों ने अपना एक व्यापारिक या व्यावसायिक संघ है वो बना लिया, व्यावसायिक संघ जिन्हें की गिल्ड भी कहा जाता था। और इस प्रकार से जो एक संघ के लोगों ने जो व्यावसायिक ज्ञान है वो केवल अपने ही लोगों को दिया, और ये जो व्यावसायिक संघ है हेलमन मानते हैं कि आगे चल करके जातियों के रूप में विकसित हुए। इसी तरीके से डेंजिल इबेटसन जो थे, जो तीसरे विद्वान हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो ये मानते थे कि जाति की जो व्यवस्था है वो 3 अवस्थाओं से गुजरी है। 3 अवस्थाओं में उन्होंने पहली अवस्था जो ये मानी है कि पहली जो अवस्था थी वो एक जनजातीय अवस्था थी जिसमें समाज अविकसित था और एक व्यक्ति जो है वो सभी कार्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता था। दूसरी अवस्था जो थी वो व्यावसायिक संघों की जो अवस्था थी जिसमें अलग अलग संघ है वो बने, और तीसरी अवस्था जो थी वो सभी जातियां जो है वो उसमें तीसरे स्तर में बनी। और जब जो व्यवसाय थे दूसरी अवस्था के, वो तीसरी अवस्था में जाकर के वो व्यवसाय वो वंशानुगत हो गए। तो यहाँ कुल मिलाकर के इस सिद्धांत के यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो ये जो सिद्धांत है वो व्यवसाय को जाति प्रथा की उत्पत्ति का आधार है वो मानता है। लेकिन इस सिद्धांत की भी जो है वो बहुत से
लोगों ने आलोचना की है। तो आलोचकों का मत हम इस सिद्धांत पर भी जरूर जानेंगे कि आलोचना जो है वो इस सिद्धांत की किस आधार पे हुई है। तो सबसे बड़ी जो आलोचना है वो जो दहलमन ने जैसा कि कहा था कि जो गिल्ड है वो बने थे, व्यावसायिक संघ है वो बने थे, तो जो गिल्ड्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे व्यावसायिक संघों का अंग्रेजी रूप है, ये कहता है कि गिल्ड जो है वो विश्व के सभी भागों में लगभग बने, सभी भागों में बने। वही बात जो हम पिछले सिद्धांत पे बात कर रहे थे, सभी भागों में बने, परंतु अन्य जगह जो है वो जाति की उत्पत्ति नहीं हुई। ये बात वो कहते हैं, आलोचक जो है वो कहते हैं कि व्यावसायिक संघ तो विश्व के सभी भागों में बने थे, किंतु अन्य जगहों पर जो है वो जाति की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई। अटन कहते हैं कि जब व्यवसाय से जाति निर्धारित होती है तो भारत में विभिन्न जातियां जो है वो खेती करने वाली हैं और उनकी जो सामाजिक स्थिति है वो उच्च है और निम्न है। और इसी प्रकार से ये कहते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी इस प्रकार की भिन्नता देखी जाती है। उत्तर भारत के अंदर खेती करने वाली जातियों का स्थान जो है उच्च है, जबकि दक्षिण भारत के अंदर उनका स्थान है वो निम्न है। अर्थात एक ही व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की भिन्नता आ जाती है। तो इसमें आ जाएगा एक ही जो व्यवसाय है, व्यवसाय में जातिगत भिन्नता क्यों। यदि व्यवसाय से जाति की उत्पत्ति है तो एक ही व्यवसाय में जातिगत भिन्नता क्यों, ऐसा अट्टन का सवाल था कि एक ही जगह पे जो विभिन्न प्रकार की जातियां एक ही काम कर रही है तो उसमें से कुछ जातियों को उच्च क्यों माना जा रहा है, कुछ जातियों को निम्न क्यों माना जा रहा है। उत्तर भारत में खेती करने वाली जातियों को उच्च क्यों माना जा रहा है और दक्षिण भारत के अंदर खेती करने वाली जातियों को निम्न क्यों माना जा रहा है। ऐसी बिल्कुल बात जो है उन्होंने कही है। नेस्फील्ड जो कहते हैं कि जाति की उत्पत्ति जो है उसका आधार केवल और केवल व्यवसाय है, लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि इसमें धर्म के महत्व को स्वीकार नहीं किया गया है उनके द्वारा, और धर्म का जो महत्व है वो जाति की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर मजूमदार हैं, मजूमदार भी इस सिद्धांत की आलोचना है वो प्रजातीय आधार पर करते हैं। वो कहते हैं कि इस सिद्धांत में प्रजातीय तत्वों की अवहेलना जो है वो की गई है। तो यहाँ व्यावसायिक सिद्धांत की आलोचना है उसके हमने विभिन्न आधार देखे और कुछ मजबूत तर्क इसके आलोचकों ने भी दिए। तो अब तक जो हमने जितने भी जो है व्यावसायिक आधार तक हमने लगभग 4 सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है। तो क्या आप इन 4 सिद्धांतों में तुलना को देख पाते हैं? प्यारे बच्चों, आप इन 4 सिद्धांतों के बारे में अपनी राय को, इन चारों सिद्धांतों के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इन चारों सिद्धांतों की जो आलोचनाएं हैं उनको एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की कोशिश है वो करें। जाति प्रथा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास अभी बहुत से अन्य सिद्धांत बचे हुए हैं प्यारे बच्चों, किंतु यह वीडियो लेक्चर जो है वो तय समय सीमा से काफ़ी अधिक जाएगा, या यूँ कह सकते हैं कि अभी हमने इस उपविषय पर, इस टॉपिक पर आधा ही कार्य पूरा किया है। लगभग हमने 4 सिद्धांतों की चर्चा करी है और 4 या 4 से अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत अभी भी और बाकी है जो हमारे लिए जानने अति आवश्यक हैं, लेकिन समय की बाध्यता के कारण हम इन सिद्धांतों के बारे में भाग 2 की एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें हम चर्चा करेंगे। आज की जो वीडियो है उसमें आपको जाति व्यवस्था का परंपरागत, प्रजातीय, धार्मिक और व्यावसायिक जो सिद्धांत है वो आपको समझ में आया होगा। ये जाति व्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो परीक्षा की दृष्टि से और जाति व्यवस्था की समझ की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिन छात्रों ने ध्यान से देखा होगा उन्हें अवश्य ही इससे लाभ होगा। धन्यवाद।